हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर ही हमने नोटिस किया यूपीएससी ने 2023 के जो फाइनल लिस्ट थी, फाइनल रिजल्ट था, उसको हमारे सामने डिस्प्ले किया। बहुत सारे टॉपर्स के बारे में आपने भी सुना होगा। एंड पिछले इन दिनों के अंदर ना काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स भी थे, सर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम तैयारी करें तो हमारा नाम भी लिस्ट में हो, या फिर ऐसी क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिस वजह से लिस्ट के अंदर नाम नहीं आ पा रहा, या ऐसा कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम 2025 की तैयारी करते हैं तो कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि 2025 को हम अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाएं। यानी कि अगर आप आज से लगभग 12-14 महीने बाद अपना एग्जाम देना के लिए प्लान कर रहे हो तो कैसे इंश्योर कर पाएंगे कि वो अपना आखिरी अटेम्प्ट ही रहे एंड उसमें हम सक्सेसफुल कलर्स के साथ अपने गोल को अचीव कर पाए। एक तो देखो ये बात हम डिस्कस करेंगे, प्लस आज ही आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यूपीएससी ने कट ऑफ भी रिलीज करी है, जिसमें हमने नोटिस करने को मिल रहा है कि प्रीलिम्स के अंदर लगभग 75 पॉइंट समथिंग मार्क्स इज द कट ऑफ। तो एक चीज हमें पहली बात तो ये रियलाइज हो जानी चाहिए कि अगर पेपर एक पर्सन के लिए टफ है ना, और एक्चुअल में अगर वो टफ आता है तो वो सबके लिए ही टफ आता है। तो टफ पेपर से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी पेपर टफ होगा तो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव एग्जाम होने की वजह से कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है। चलो ठीक है, ये बात तो होगी थोड़ी कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि हमारा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा उसको हम अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाएं। देखो, एक जो पर्सन शायद लिस्ट में आता है वर्सेस एक पर्सन जो लिस्ट में नहीं आता, एक तो देखो लक का फैक्टर रहता है। मैं बिल्कुल भी इसमें डिसएग्री नहीं करूंगा कि लक नहीं होता, नहीं, लक का एक फैक्टर डेफिनेटली रहेगा। बट हमें यह भी डिनाई नहीं कर सकते कि शायद जो लोग लिस्ट में नाम लेके आते हैं वो अपनी गलतियों से काफी हद तक सीखते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग अपनी गलतियों से उतना नहीं सीख पाते। तो पहले मैं आपको वही कुछ गलतियां बताऊंगा जो शायद स्टूडेंट्स कर रहे हैं, एंड अगर एक बार हमने उन गलतियों से सीख लिया, उन गलतियों को हमने ओवरकम कर लिया, तो हम कहीं ना कहीं आप लोग भी इंश्योर कर पाएंगे कि 2025 आप सभी का आखिरी अटेम्प्ट बने। कुछ गलतियों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं ना, तो एक बहुत बड़ी गलती जो काफी स्टूडेंट्स के केस में होती है कि उनको यह समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी बुक्स हमारे लिए बेस्ट रहेंगी। अब बनने आए होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बट इन दी एंड हम बन जाते हैं क्या, बुक कलेक्टर। कि मान लो पॉलिटी का किससे सुना कि यार ये वाली बुक अच्छी है, तो लेट से वो पढ़ने लग गए। फिर किसी दूसरे दोस्त ने बोला कि यार इस बार का प्रीलिम्स का वो XYZ क्वेश्चन यहाँ से आया था, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तीसरे ने कुछ और बोला, उसका सजेशन मान लिया। अब टेक्निकली उससे पता हो क्या रहा है, आप शायद 6 7 8 9 बुक्स एक ही सब्जेक्ट की पढ़े जा रहे हो, पर क्या उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है? शायद नहीं। बेटर हमेशा ये रहता है कि एक ही बुक को आप 5 बार पढ़िए रेदर देन 5 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से। तो मेजर जो मिस्टेक होती है ना, कि हमने इस तरह से, आप भी अपने नोटिस करोगे अपने आसपास, अगर आपने देखा होगा दोस्तों को भी, तो आप नोटिस करते हो कि बुक्स का एक भंडार सा लग जाता है। उनमें से कितनी पढ़ी है कितनी नहीं पढ़ी है ये किसी को पता ही नहीं। अब आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो पता है लोग अपने ना लैपटॉप के अंदर पीडीएफ्स भर के रख लेते हैं कि इससे भी नोट्स ले लूं, इससे भी नोट्स ले लूं। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ प्रीलिम बूस्टर देखते हैं, वो बस पीडीएफ रख लेते हैं अपने लैपटॉप के अंदर। कितना रिवाइज किया कितना नहीं किया ये पता ही नहीं होता। तो टेक्निकली ना आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भैया हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, हमें बुक कलेक्टर नहीं बनना। तो पहली गलती जो बहुत बच्चे करते हैं वो ये रहती है। दूसरी एक जो मेजर मिस्टेक हमें देखने को मिलती है काफी कैंडिडेट्स के अंदर, वो है विद रिगार्ड्स टू सी सेट। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट के जो जीएस में मार्क्स थे वो तो 93 पॉइंट समथिंग थे, बट कहीं ना कहीं आपका जो सी सेट का एग्जाम था वहां पर लगभग 61 मार्क्स है। अब जीएस 1 में नंबर अच्छे हैं, बट जीएस 2 में यानी कि सी सेट के अंदर नंबर अच्छे नहीं थे, और इस वजह से हम उसको कट ऑफ को क्लियर ही नहीं कर पाए। देखो, कहने की बात तो ये है कि पेपर 2 एक तरह से आपका क्वालिफाइंग पेपर है, कि आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं एंड आप अकॉर्डिंगली क्वालिफाई कर जाते हो। पर आज जो कहीं ना कहीं हमें कट ऑफ देखने को मिली है, जिसमें 75 नंबर कट ऑफ देखने को मिली, उसका एक मुख्य कारण ये था कि बच्चों ने जीएस 1 में तो अच्छा परफॉर्म किया, पर सी सेट में उनके नंबर 66 से भी नीचे थे। एंड ये गलती जब आप करते हो ना, तो कई सालों तक बच्चों को ये दिमाग में डर रहता है सी सेट का। तो आपको भी इंश्योर नहीं करना। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है जीएस 1, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, आपको अच्छा स्कोर करना है, बट सी सेट को इग्नोर भी नहीं करना। ये बात ध्यान दो कि हाँ,
स्टैटिक को टाइम दो, आप जीएस को टाइम दो, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ा टाइम आपको सीसेट को भी देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपका वो कितना स्ट्रॉन्ग एरिया है, कितना वीक हो आप किस चीज के अंदर, उस हिसाब से आप एनालिसिस करते हुए अगर आपने सीसेट को इग्नोर नहीं किया एंड सीसेट में अगर आप अच्छा करते हो तो ये गलती भी आप काफी हद तक टैकल कर पाओगे। और क्या मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं? एक आपको मिस्टेक जो अक्सर रहती है वो होता है कि करंट और स्टैटिक दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जाए, क्या पढ़ना है एंड क्या छोड़ना है, ये डाउट रहता है। दिन के कितने घंटे मुझे स्टैटिक को देने चाहिए, दिन के कितने घंटे मुझे करंट को देने चाहिए। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा दिन ही पूरा करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं एंड उस चक्कर में स्टैटिक पूरा इग्नोर हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टैटिक में इतना घुस जाते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा करंट इग्नोर हो जाता है। देखो ये जो है एग्जाम है ना, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करो, चाहे मेंस की बात करो, चाहे आप इंटरव्यू की बात करो, एक प्रॉपर एक लिंकेज होता है। जैसे इंटरव्यू के अंदर खासकर आपके करंट अफेयर्स बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं। बात करें आपके मेंस की तो जीएस 2 और जीएस 3 आपके करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस 1 शायद और जीएस 4 उतना शायद आपका स्टैटिक पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्रीलिम्स के अंदर भी एक अलग ही कहानी रहती है। एनवायरमेंट के काफी क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के, इकोनॉमी के। तो हमें वो प्रॉपर बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रॉपर बैलेंस कहां पर है। एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरी चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये एक बहुत मेजर समस्या पिछले सालों के अंदर स्टूडेंट्स में देखने को मिली है। इसके अलावा एक चीज होती है कि जैसे मैं कहता भी हूं कि देखो सक्सेस के 3 ही तरीके हैं, पहला रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन। बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत जो आती है ना वो ये होती है कि नया कंटेंट पढ़ते हैं। मान लो पहली बार आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, पढ़ने में अच्छा लगा, इकोनॉमी पढ़ा, पढ़ने में अच्छा लगा, पर रिवाइज करना बिल्कुल ही भूल गए हो। अरे जब यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पर पता कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सी सेट, ठीक है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, सही बात है। अब अगर आपने उसको समय समय के ऊपर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ प्लेस कि आपने जो एक बार चीज पढ़ी थी ना, जब आप उसको 6 महीने साल बाद दोबारा पढ़ने की कोशिश करोगे आपको लगेगा मुझे कुछ याद ही नहीं है। रीजन पता क्या है? रीजन ये है कि आपने उसको कभी रिवाइज ही नहीं किया। अगर समय समय के ऊपर आप चीजों को रिवाइज करते रहोगे तो दैट विल इंश्योर कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज लंबे समय के लिए बन जाएगी। तरीका इसका ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई लेक्चर किया या जो भी आपने चीज पढ़ी होगी, उसको पढ़ने के बाद आप थोड़े समय के बाद उसको रिवाइज कीजिए। मान लो उसी दिन आपने रिवाइज कर दिया, फिर नेक्स्ट डे एक बार फिर रिवाइज कर लिया, फिर एक बार आपने वीकेंड के ऊपर रिवाइज कर लिया, एक बार आखिरी बार एक मंथ के एंड पे रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से अगर आपने ये रिवीजन के आगे जितनी बार ज्यादा री 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 लगा दिया उतना ही बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि वो आपके माइंड में जा चुका होगा। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर इतनी बार रिवीजन कैसे पॉसिबल है? देखो द आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हो, पहली बार जब उसकी रिवीजन करोगे ना शायद आपको उसी पहली बार रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा। जब आप उसको दूसरी बार रिवाइज करोगे शायद 10 मिनट लगेंगे, तीसरी बार करोगे तो शायद 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब आपने चीजें बार बार पढ़ रखी होती है ना, तो जो हर सब्सिक्वेंट रिवीजन के लिए टाइम चाहिए होता है वो धीरे धीरे करके नीचे आता रहता है। तो बिल्कुल मल्टीपल रिवीजन आर डेफिनेटली डेफिनेटली पॉसिबल। और क्या कारण रहते हैं? एक रहता है इनएडुकेट प्रैक्टिस का, ये भी थोड़ा रिवीजन के साथ ही लिंक्ड मुद्दा है। वो कैसे? अब आप लोग एक काम करना, जो लोग वीडियो देख रहे हो मुझे एक बात बताना, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला सवाल है कि कितने टाइम पहले आपने तैयारी स्टार्ट करी, एंड दूसरा मेरा सवाल है कि क्या आपने अभी तक एक भी आंसर लिखा है? एक भी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद 50-60% से ज्यादा लोगों का आंसर होगा नो। सही कह रहा हूं ना? होता पता क्या है, हमें चीजें पढ़नी अच्छी लगती हैं, लक्ष्मीकांत बुक उठाई पढ़ने लग गए, स्पेक्ट्रम उठाई पढ़ने लग गए, पर कब आपने उसका कुछ मेंस आंसर राइटिंग करी? कब आपने उसका मॉक टेस्ट दिया? नहीं दिया ना। केवल लोगों को लगता है यार मैं ये सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूं फिर मैं दूंगा, फिर मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, जिस चक्कर में वो शायद कभी दिन आता ही नहीं है, ना हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट होता है, एंड अचानक से हमें लगता है यार मेंस तो अब सामने आ गया, अब कैसे आंसर राइटिंग करें। तो ये भी एक चीज रहती है कि हमें चीजें पढ़ तो लेते हैं पर हम उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते, चाहे प्रीलिम्स के लिए आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया या फिर मेंस के लिए आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। अब देखो यही तो चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आपको पता लगता है कि मैं कहां पर कमजोर हूं,
कैसे मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। पर हम उस चीज से कहीं ना कहीं दूर भागते जा रहे हैं कि यार मेंस में नंबर कम आ गए, पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स में नंबर कम आ गए तो क्या होगा। पर यही तो तरीका है सीखने का, यही तो तरीका होता है टाइम मैनेजमेंट का, यही तो होता है कि मैं अपने आप को और कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अपने मेंस आंसर के अंदर। तो जो चीज से डर लगता है ना, उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं उस चैलेंज को फेस करने की जरूरत है। एंड मुझे लगता है कि अगर ये जो 5 प्रॉब्लम्स थी, अगर आप कहीं ना कहीं इन पांचों प्रॉब्लम्स को थोड़ा अच्छे से करोगे, इनके ऊपर काम, तो चीजें ठीक रहेंगी। दोस्तों हमारी पूरी टीम की पीडब्ल्यू ओनली की कोशिश यही रहती है कि आपको भी इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अच्छे से दिए जा पाए, क्योंकि प्रॉब्लम देना तो हमारा कहीं पर्पस नहीं ना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना ही पर्पस है। हमारी टीम इंश्योर यही करती है कि आपको इसके अंदर पूरी मदद मिले। दोस्तों हमारा एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे कुछ बैचेस के बारे में, स्पेशली जो प्रहार बैच है हमारा। ये देखो 2025 का दोस्तों ये प्रहार बैच है हमारा। मैंने आपके साथ जो सारे मुद्दे मेजरली डिस्कस किए ना, चाहे उसमें मॉक टेस्ट का दिक्कत आ गया, या रिवीजन का दिक्कत आई, या सी सेट को बहुत लाइटली लेना हो गया, बहुत सारी बुक्स पढ़ना हो गया, या करंट अफेयर स्टडी कैसे मैनेज करें, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इन कोर्सेज के अंदर आपको एड्रेस अच्छे से हो जाएंगी। रीजन बीइंग, देखो प्रहार बैच के अंदर आपको सी सेट भी बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक करवाया जाएगा। एट द सेम टाइम फैकल्टीज हमारे जितने भी हैं वो सारे आपके स्टैटिक पार्ट तो डिस्कस करेंगे ही, प्लस एट द सेम टाइम आपके साथ उनके करंट एंगल्स भी क्लासेस के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉपर करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं, जहां पर आपको मेंस के अंदर कैसे आंसर्स लिखने हैं, या फिर एट द सेम टाइम प्रीलिम्स के कैसे आप आंसर्स के अंदर बेसिकली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर उनको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। एट द सेम टाइम आपकी जो दिक्कत आती है ना, जो आप बुक कलेक्टर बनते हो, वो कहीं ना कहीं हमारी वन स्टॉप सोल्यूशन बुक्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल आइडिया होता है कि हाँ यार मैंने ये बुक पढ़ ली तो अब मेरा काम डन है। दिस इज द वे। एट द सेम टाइम हमारे पूरे फैकल्टीज की, हमारी पूरी टीम की कोशिश रहती है कि प्रॉपर रिविजन भी आपको साथ करवाई जा पाए, आपको मदद करी जाए कि उस चीज के अंदर। एंड आई एम श्योर कि ये जो सारे हमारे कोर्सेज हैं ये पूरी तरह से आपको मदद करेंगे। स्पेशली देखो जो हमारे इंग्लिश बैच के स्टूडेंट्स हैं एंड हिंदी बैच है, दोनों के दोनों बैचेस यहाँ पे डेफिनेटली अवेलेबल हैं। नीचे मैंने ना इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इनका लिंक दे दिया है, आप डेफिनेटली इन लिंक्स के अंदर जाके इन कोर्सेज को चेक कर सकते हो, एंड आपको खुद पता लगेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ इन कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे। राइट। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप हमारा ये जो नंबर है 9920613613, इसके ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट करके कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, आप हमारी टीम के साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो पॉइंट देखो मेरा यही रहेगा कि या तो होता है कि गलतियां करते रहो, या एक तरीका होता है कि उन गलतियों से सीखो एंड दोबारा वो गलती ना करो। जो लोग आप देख रहे हो बहुत सारे टॉपर्स, शायद उन्होंने भी कुछ ना कुछ इनमें से गलतियां कभी ना कभी अपनी लाइफ में करी थी, पर उन्होंने उस गलती से सीखा भी, उसके ऊपर काम किया एंड इंश्योर किया कि दोबारा वो गलती ना हो। तो आपको भी यही इंश्योर करना है कि हाँ यार अगर मैं ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहा हूं तो अब से मैं इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करूंगा रेगुलरली, इंश्योर करूंगा कि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट भी दूं एंड मेंस की अपनी आंसर राइटिंग भी करूं। टाइम रिवीजन को नहीं दे रहा, नहीं देना है तो देना है, भले ही मुझे संडे को मैं नहीं पढ़ूंगा कुछ नया, पर संडे को मैं डेडिकेट करूंगा यार रिवीजन के लिए। बिकॉज ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि दोबारा कोई चीज मैं पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कभी पढ़ा ही नहीं है चीज। हाँ ठीक है, सी सेट को हम उतना लाइटली नहीं लेंगे, भले ही दिन में 1 घंटा निकालेंगे पर सी सेट के लिए भी टाइम देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा सी सेट ऑलरेडी कमजोर है एंड मैं बाकी सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहा हूं एंड फिर जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया था उनकी तरह सी सेट में रह गया। नहीं, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। बुक्स को एक बार चयनित कर लेंगे, एक बार फाइनलाइज कर लेंगे कि हाँ यार मैं ये बुक पढ़ूंगा, ये बुक अच्छी है। फिर ये नहीं होगा कि पड़ोसी का लड़का कह रहा है कि ये पढ़ ले, इसका लड़का ये कह रहा है वो कर ले, शर्मा जी का बेटा कह रहा है ये कर ले। नहीं, जो एक बार डिसाइड कर लिया फिर उन्हीं बुक्स के साथ मैं स्टिक करूंगा। एंड लास्टली एक अच्छा बैलेंस बना के चलूंगा करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स के साथ। अगर ये सारी कहीं ना कहीं आप चीजें करते हो, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बट एक एक टेंटेटिव लिस्ट जो मुझे अच्छी लगी, जो मैंने कहीं ना कहीं मैंने सोचा, तो वो कुछ मैंने मेजर कुछ गलतियां निकालने की कोशिश करी थी। एंड आई एम श्योर अगर आप इन गलतियों के ऊपर काम करेंगे, अगर इनसे सीखने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर आपको इस एग्जाम में क्रैक करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।